हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पूरा एक सेट है, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, तो इसको लास्ट तक देखना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में क्या है, प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मॉक टेस्ट से कोई बेनिफिट नहीं होगा। प्रीवियस के क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछने का क्या लेवल रहता है। तो सब कुछ जो है आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से एनालिसिस हो जाता है। तो इस वजह से सिर्फ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करने, और साथ में क्या है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है, जो कंटेंट, ठीक है। आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास डेली आपको 3 बजे मिलती है, तो आप डेली ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग सीडीपी है, हिंदी है, ईवीएस है, मैथ पेडागोजी है, तो सारी सब्जेक्ट को आपको प्रीवियस के क्वेश्चन मिलते हैं। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, तो अगर आपने नहीं देखा जो क्लासेस, वो जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप कंटेंट की भी क्लास देख सकते हैं। 5 बजे जो क्लास होती है, इसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं की तो चैप्टर वाइज भी क्लासेस कर सकते हैं। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये हर बार पूछते हैं, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं ईवीएस में जो कंपलसरी हैं, आएंगे ही। जैसे दिशा से हो गया, एक एक टाइम और दूरी से हो गया, यानी औसत चाल से हो गया। तो 2-4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा फिक्स रहते हैं कि ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा जो है टाइम लगता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है, कोई व्यक्ति जो है 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से जो नगर कोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से जो है 7:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे जो है नगर कोइल पहुंची, ठीक है। यदि सूरत के नगर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की जो दूरी है वो आपकी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में जो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, यानी कि औसत चाल आपको बताना। कभी क्या पूछ लेगा, दूरी पूछ लेगा कि कितनी दूरी है, कभी औसत चाल पूछ लेगा, कभी समय पूछ लेगा कि कितना टाइम जो लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन, यानी थोड़ा सा घुमा देगा, लेकिन क्वेश्चन जो है ऐसे पूछता है, हर बार आता है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि 53 किलोमीटर जो है घंटे की चाल से उसकी औसत चाल होगी। तो इसमें आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो इस वजह से क्या है, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी क्या करेगा, इसमें चेंज कर देगा, यानी नंबर चेंज कर देगा, या फिर यहाँ पे औसत चाल पूछा है तो कहीं पे क्या करेगा, दूरी पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा कि कितना समय लगा। तो ऐसे थोड़ा बहुत घुमा देगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। अगला है, अगला जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय जो है ख्यात प्राप्त वेट लिफ्टर है, यानी विख्यात जो है प्राप्त वेट लिफ्टर, यानी वेट लिफ्टर जो है। तो इसमें कौन है, सुनीता विलियम है, या फिर विछेंद्री पाल है, या फिर सूर्य जो है मणि है, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा। जो कर्णम मल्लेश्वरी है, ये अंतरराष्ट्रीय विख्यात क्या है, वेट लिफ्टर है। और ये कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये क्या थी, ये 4 बहनें थी, और ये बचपन से ही वेट उठाना इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। इनके जो पिता थे वो कांस्टेबल थे, और इनको जो है 29 मेडल मिले हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो है क्या है, अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, नीचे दिया गया कौन सा समूह जो है जोड़ों का है, यानी इसमें कौन सा जो समूह एक जोड़े का बन रहा है। पहला है चुकंदर आलू अदरक, या फिर गाजर हल्दी अदरक, या फिर शकरकंदी जो है आपका मूली है हल्दी है, या फिर गाजर चुकंदर मूली। तो इसमें आपका आंसर जो सही हो जाएगा 4, यानी कि गाजर चुकंदर और मूली, ये क्या बन रहे हैं, एक समूह जोड़े में बन रहे हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, यानी रेगिस्तानी नाम का एक ओक नाम का एक पेड़ है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, आपका अबू धाबी में पाया जाता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या फिर राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है, या फिर संयुक्त अरब जो है अमीरात के रेगिस्तानों में पाया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है रेगिस्तानी ओक जो नाम का पेड़ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निफेंथीस नाम का जो पौधा होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो निफेंथीस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में से नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, यानी इसके बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। तो पहला है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। या फिर बी है, इसका आकार जो है बड़े घड़े जैसा होता है और इसके मुख पर जो है पत्ती से ढका रहता है, यानी जिसका मुख होता है वो पत्ती से ढका होता है। या फिर यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। या फिर यह छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाने मतलब खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए, जब मैंने कंटेंट करवाया था ईवीएस की क्लास जब ली थी, तो उसमें मैंने कहा था कि मतलब क्वेश्चन घुमाएगा तो उसमें क्या बोल देगा कि आवाज निकालता है, लेकिन पेड़ से आवाज नहीं निकलती, इसमें से एक महक निकलती है। ठीक है, जो खुशबू होती है उसी से क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो खींचते हैं उसकी तरफ, और जब खींचते हैं तो पेड़ के पास जब पहुंच जाते हैं तो पेड़ का जो ढक्कन होता है, जो निफेंथीस का पेड़ होता है मतलब पौधा होता है, वो ऐसे बना होता है, कुछ इस प्रकार का, थोड़ा बहुत आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बना होता है। ठीक है, तो इस पे जो ढक्कन लगा होता है, जब कीड़े मकोड़े इस पे आते हैं, जब ये अलग प्रकार की आवाज नहीं निकालता, एक महक निकालता है। ठीक है, तो कीड़े मकोड़े जो आकर्षित होते हैं तो ये यहाँ पे आके बैठते हैं, तो ये ढक्कन जो होता है वो ढक्कन बंद हो जाता है। जब ढक्कन बंद हो जाता है तो कीड़े मकोड़े सब अंदर प्रवेश कर जाते हैं, बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। तो इस वजह से जो निफेंथीस पौधा है वो इनका भोजन कर लेता है। ठीक है, तो इसमें आवाज नहीं निकलती है, तो ये ध्यान रखना। इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा, यानी कि क्या करना है, नीचे जो आंसर दिए गए उसमें से देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 65 जो है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही था, बी भी आपका ऑप्शन सही है। इसका आकार जो है घड़े जैसा होता है। ठीक है, और इसके मुख पर क्या होता है, पत्ती, जो भी मैंने बताया कि ढक्कन होता है पत्ती का ही बना होता है, वो क्या करता है उसी पे ढक जाता है। जब कीड़ा मकोड़े बैठते हैं तो ढक्कन पहले खुला रहता है, लेकिन जब बैठ जाते हैं तो वो ढक्कन बंद हो जाता है, जिस बंद होने के बाद जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। तो आपका बी भी सही है। इसमें जो बात कर रहा है छोटे, यानी छोटे बड़े कीड़े मकोड़े क्या ये सबको खाता है, यानी मेढक हुआ उसको भी खा लेगा, फंसा कर शिकार कर लेता है। या छोटे, तो ये भी मतलब आवाज जो है वो नहीं निकालता, वो क्या महक निकालता है, एक अच्छी खुशबू निकालता है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं। जब आकर्षित होते हैं तो उनको फंसा करके खा लेता है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आवाज लिख देता है, बट ध्यान रखना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आवाज नहीं निकालता, एक महक निकालता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। जो दांडी यात्रा हुई थी, नमक तोड़ो सत्याग्रह मतलब नमक कानून जो था उसको तोड़ने के लिए क्या हुआ था, दांडी यात्रा जो की गई थी गांधी जी के द्वारा, तो वो कहाँ पर कौन से राज्य में स्थित है। तो पहला है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इसमें आपका आंसर जो है 4 से हो जाएगा, गुजरात राज्य में जो है स्थित है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार जो है सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, तो वह कौन है। यानी आपका मियादी बुखार होगा, यानी जो सिकोना पेड़ होता है उसकी छाल को अगर आप उबाल के पीते हैं तो उस फीवर जो होता है उसमें आराम मिलती है। और पुराने टाइम में क्या होता था, लोग क्योंकि दवाई तो बनाना इतना पॉसिबल नहीं था बहुत पुराने टाइम में, तो लोग जो पेड़ की छाल होती थी उसी को बॉईल करके पीते थे, तो इससे भी उनको काफी आराम मिलती थी। तो जो आपका मियादी बुखार होगा या फिर मलेरिया है या फिर चिकनगुनिया है या फिर डेंगू है, तो कौन से मतलब जब कपकपी लग के आपको तेज बुखार आता है तो जो सिनकोना पेड़ है उसकी छाल का जो उबाल करके अगर आप उसकी छाल का प्रयोग करते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। तो कौन सी बीमारी है वो। तो इसमें आपका जो है आंसर 2 सही होगा, यानी कि अगर आपको मलेरिया है, ठीक है,
अगर आपको क्या है मलेरिया है, तो अगर आप सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग करते हैं, उबाल के पीते हैं, या फिर उसकी मेडिसिन जो बनती है आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो आप जो मलेरिया रोग है यानी मलेरिया जो बीमारी है, जो फीवर आता है मलेरिया का, उसमें आपको क्या है राहत मिलती है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है, एक जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया वो क्वेश्चन, यानी दो ऐसे क्वेश्चन तो हर बार सीटेट पूछता ही है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है डायरेक्शन से पूछता है तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसमें बात जो कही गई है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका जो है अस्पताल वायु पर स्थित है। मान लीजिए आपका ये है एक्स, ठीक है, और आपका जो घर है वो वाई पर स्थित है। तो आप y यहाँ भी मान सकते हैं या आप x यहाँ पे मान सकते हैं। एक मिनट, जैसे कि मान लीजिए आपका एक y यहाँ पर है और x जो है ये यहाँ पर है। अब इसमें बात कही गई डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, यानी कि अगर आपको यहाँ जाना है तो आपका कोई सीधा रास्ता नहीं मिल रहा है। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो कि x के ठीक पूरब में है। तो ठीक ये आपका x था, तो जाना आपको कहाँ है ठीक पूरब में, तो आप इस तरफ जाएंगे। और कितना जाना है 60 मीटर। जब पहले क्या होगा आपका पूरब जो है इस तरफ होगा, पश्चिम आपका इस तरफ होगा, दक्षिण आपका नीचे होगा, उत्तर आपका ऊपर होगा, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो आपको जाना कहाँ है पूरब जाना है, तो आप पूरब चले गए क्योंकि ये एक्स है, ठीक है। और जहाँ गए कितना 6 किलोमीटर मतलब 600 मीटर। अब बात जो कही गई है, फिर वह बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक दक्षिण में है, यानी दक्षिण जो है तो दक्षिण तो नीचे ही होगा, यानी कि अगर आप ऐसे गए हैं तो दक्षिण आपके कहाँ पड़ेगा इस तरफ नीचे पड़ेगा, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। जब नीचे चले गए तो आपको कितना जाना था 450 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद है दूरी पर जो है पर है, फिर वह सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक पश्चिम में है। तो पश्चिम तो आपका लेफ्ट साइड होगा, यानी इस तरफ जाना होगा आपको। तो ये कहाँ पे है कितना जाना है इसमें पश्चिम में 120 जाना है आपको, 120 आप चले गए। उसके बाद जो बात कही जा रही और अंत में वह वाई पर जो है अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं। मान के चलिए आपका जो वाई है अस्पताल यहाँ पर था, ठीक है। अब जब आप वहां पहुंच गए तो बात कही जा रही है जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है, यानी जो सी है उसके क्या ठीक उत्तर में, तो उत्तर आपका ऊपर ही होगा, तो आपको क्या फिर ऊपर थोड़ा सा जाना है 90 मीटर। अब आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो अब बात जो कर रहा है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी। देखिए सब कुछ सॉल्व करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट की लाइन होती है, आपको ये देखना है कि अस्पताल के सापेक्ष पूछ रहा है या फिर घर के सापेक्ष पूछ रहा है। अगर घर के सापेक्ष पूछेगा तो आंसर चेंज होगा, अगर अस्पताल के सापेक्ष पूछा तब भी आंसर चेंज होगा। तो इसलिए लास्ट की लाइन को भी अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप इतनी मेहनत करने के बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लास्ट में अगर आपने लाइन अच्छे से नहीं देखी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी और आंसर आपका गलत होगा। तो यहाँ पे जो बात कही गई अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा आपको बतानी है। तो अस्पताल जो यहाँ पे था वाई पर, ये एक्स जो था वो घर था, ठीक है। तो अब जो आपको दिशा बतानी है वो आपका उत्तर से पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर उत्तर था और ये यहाँ पे पश्चिम पड़ रहा है, तो इस वजह से आपको ऐसे जाना पड़ेगा, यानी उत्तर जाएंगे फिर आप पश्चिम जाएंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपको उत्तर जाना है और आपको पश्चिम भी जाना पड़ेगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसको क्या है टाइम भी लगता है, तो पहले से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है चेराव जो नाच है कहाँ के लोग करते हैं, यानी जो चेराव नृत्य है वो कहाँ के लोग करते हैं। आपका झारखंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है। तो जो चेराव नृत्य होता है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा मिजोरम में, यानी मिजोरम में क्या होता है जब फसल पैदा होती है तो उसकी खुशी में लोग जो है चेराव नृत्य करते हैं। तो ये आपका मिजोरम में हो जाएगा। उसमें क्या है बांस पकड़ के लोग उठाते हैं और जो महिलाएं होती है वो उसमें नृत्य करती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन क्या है मैप से भी आते हैं, यानी तो आपको क्या करना मैपिंग जो है वो अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसके निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो इसमें क्या है अगर आपने मैपिंग अच्छे से देख रखी है भारत का नक्शा जो है,
तो आप अच्छे से समझ जाओगे, कर भी लोगे। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से टाइम के साथ आपको मैपिंग भी देखते रहना है। ये पेपर 1 में भी काम करेगा, पेपर 2 में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो आपका तमिलनाडु, उसके निकटवर्ती राज्य कौन होंगे? आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, या फिर आपका केरल है। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ और आपका केरल है। आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है। तो इसमें आपका आंसर जो है 4 सही हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के क्या है, निकटवर्ती राज्य हो जाएंगे। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य जो है नहीं होना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन को लास्ट तक देखना, नहीं लिखा हुआ है। नहीं, अगर निगेटिव आंसर पूछ रहा है तो निगेटिव ही उसका आंसर होगा। तो इस वजह से क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। तो पहला है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, या फिर आपका होगा अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में जो है बच्चों की संलग्न करना, या फिर आपका होगा प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, या फिर पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीकता कौशल जो है वो विकसित करना। तो इसमें आपका आंसर जो है 4 सही हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपका ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि सटीकता यानी आप फिक्स नहीं कर सकते कि बच्चे में यही कौशल आप विकसित करेंगे। क्या यही कौशल आपके बच्चे में विकसित हो पाएंगे? यानी अगर आप सोच रहे हो कि हम बच्चे को ऐसे ही जो मतलब पढ़ा करके ऐसे कौशल विकसित कर देंगे, तो वो आपका कहना गलत होगा। क्योंकि निगेटिव जो है वो निगेटिव का निगेटिव ही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई है पर्यावरणीय अध्ययन कक्षाओं में यानी 3rd से लेकर के 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो कि संकलित करता है। पहला ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों को, या फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या फिर पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसमें आपका आंसर जो है 2 सही हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक है, तो इसमें आपका यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? यानी इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है पर्यावरण अध्ययन के बारे में सही है। तो पहला है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से लेकर के 5th की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि आपने देखा होगा क्लास 1 और 2 की कोई बुक नहीं होती है। यानी कि एक बुक होती है, उसी में आपको मैथ भी देखने को मिलती है, हिंदी भी देखने को मिल रही होती, ईवीएस भी देखने को मिल रही होती, कि नहीं सब कुछ उसी में क्या होता है, इंक्लूड होता है। क्योंकि बच्चा जो है सब कुछ एक साथ देख रहा होता है, वो ये नहीं समझ रहा होता ये जो 1 2 लिखे है मैथ की है, ये इंग्लिश जो लिखी है मतलब इन्वायरमेंट में अगर जो देख रहा है कि ये जो अगर वो साइकिल देख रहा है तो ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या है, सभी को एक इंक्लूड कर रहा होता है, एक साथ देख रहा होता है। तो इस वजह से 1 की क्लास में और 2 की बुकों में क्या होता है कि एक साथ एक ही बुक में सब कुछ इंक्लूड होता है, अलग अलग नहीं होता। ये नहीं कि ये हिंदी की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है, ये ईवीएस की बुक है, ये मैथ की बुक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला है 1 से लेकर 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। यानी 1 2 में क्या होता है, क्लास 1 और 2 में जो कक्षाएं होती हैं उसमें भाषा और गणित के माध्यम से क्या है, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का हमको ज्ञान बच्चे को देना होता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 74 बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोज के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि यानी कि इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए क्या हो रहा है, खोज के द्वारा यानी खोजने के द्वारा पर्याप्त बच्चे को समय मिल रहा है। तो यह किसको इंगित कर रहा है? पहला है, इसमें पहला जो ऑप्शन है
पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, तो ये तो कहना गलत होगा क्योंकि आप रोट लर्निंग नहीं करा सकते बच्चों को, क्या करना है समझ के सीखे बच्चे। अगला है पर्यावरण अध्ययन जो है सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तो ये भी कहना गलत होगा क्योंकि ये सूचनाएं को द्वारा नहीं सीखा जाता। बच्चे जो अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं बहुत सी चीजें वो वहां से कनेक्ट करते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो आपका ईवीएस है वो बाल केंद्रित होता है यानी चाइल्ड सेंटर्ड होता है, क्योंकि इन जो मतलब बच्चे हैं वो अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीजें देख रहे होते हैं वो वहां से एक्वायर कर रहे होते हैं और वही कुछ उनको बुक में भी देखने को मिलता है। आपने देखा होगा 1 क्लास की और 2 क्लास की बुकें जो होती हैं वो ऐसे प्रिंट की जाती हैं कि जैसे बच्चे अपने इन्वायरमेंट में जो चीजें देखते हैं वो वही उनके बुक में भी प्रिंट रहता है, क्योंकि वो जो बुक देखते हैं वो उनको यही फील होता है कि मेरे इन्वायरमेंट की ही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो चीजों को क्या कनेक्ट कर पा रहे हो, तो उनको इंटरेस्ट आ रहा होता है बुक देखने में। तो इसमें क्या है आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, आपका इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। तो पहला है परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, यानी थीम और उप थीम जो आप में दी गई हैं, क्योंकि ईवीएस जो है उसमें चैप्टर नहीं दिए गए हैं, आपकी थीम और उप थीम पर ही आधारित है, यानी उसी के अराउंड जो है पूरी ईवीएस घूमती है। तो इसमें आपका आंसर जो है सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि जानवर, ठीक है। सुझावित जो उपकरण मतलब प्रकरणों का उपकरण है वो आपका जानवर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या है थीम में आते हैं और जानवर जो है आपका उप थीम के अंतर्गत चला जाता है। तो एनिमल क्या है आपका उप थीम के अंतर्गत है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो पहला है इसमें यानी कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, या फिर पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, या फिर पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का जो है रेखीय आयोजन करना, या फिर केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो इसमें आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि क्लासरूम में जो यानी कि क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे 30 जगह के आ रहे होंगे और उनका सबका कल्चर जो चेंज होगा, यानी हर बच्चे का जो बैकग्राउंड है, कल्चर है, इन्वायरमेंट जो है सभी का चेंज होता है। तो हमको क्या उसको संबोधित जो है करना है, यानी कि वांछनीय है, यानी हमको क्या उसको संबोधित नहीं करना है बल्कि उसको क्या करना है इंक्लूड करना है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है 77, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की जो रचना में महत्वपूर्ण है। तो पहला है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, या फिर बच्चों के समुदाय के सदस्य, या फिर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, या फिर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दिए गए व्याख्या और परिभाषा। तो 77 जो है इसमें आपका सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 78, इसमें बात कही गई है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, यानी कि अगर आप बच्चों को क्या मतलब ईवीएस सिखा रहे हैं तो कौन सा प्रभावशाली तरीका होगा जिससे बच्चे कनेक्ट करें चीजों को और ईवीएस में इंटरेस्ट लें। तो पहला है वृतांत, या फिर कहानियां, या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की जो है प्रभावशाली व्याख्या, या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो 78 जो है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल आपका ए सही है और आपका बी सही है, ठीक है। वृतांत कराएंगे, स्टोरी जब क्लासरूम में आप सुनाएंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। जो बच्चे नहीं भी पढ़ना चाह रहा होगा, बोरियत महसूस कर रहा होगा, वो भी कहानी अगर आप पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में सुना रहे हैं बच्चों को स्टोरी, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा कि हाँ सुनेगा कि हाँ कहानी में क्या हुआ, कौन कौन से रोल थे, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 79, इसमें बात कही गई है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने के उद्देश्य मतलब प्रेरित करने का उद्देश्य है, यानी ईवीएस की क्लास चल रही है और कहा क्या जा रहा है जानवर, यानी जानवरों का क्या करना अवलोकन करना है
और साथ ही साथ चित्र बनाने को प्रेरित कर रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य होगा? पहला है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, या फिर बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसमें आपका आंसर जो है 79, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी, यानी कि आपके सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। इसमें आपका ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी ऑप्शन सही है, क्योंकि जानवरों को अवलोकन करेगा बच्चा, चित्र बना रहा है, तो उसके कौन से उद्देश्य प्रेरित होंगे? बच्चों में सृजनात्मकता आएगी, यानी बच्चा क्या क्रिएटिव बनेगा, वो क्रिएट करेगा कुछ नई चीजें। अवलोकन ऑब्जर्व भी करेगा, तो उसकी जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी, उसमें जो मतलब ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है वो डेवलप होगी। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास भी होगा। तो इसमें आपके सारे ऑप्शन सही हैं, यानी आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन में जो है शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो पहला ऑप्शन है इसमें, यानी कि आपका जो ऑप्शन है पहला है इसमें, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। या फिर आपका होगा समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। या फिर सी है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। या फिर डी है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो इसमें आपका आंसर जो है थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है और आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन, यानी समूह में जो है सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, यानी अगर बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं तो उनकी जो लर्निंग है वो बेहतर होगी, बल्कि क्या है उनको और अच्छा परफॉर्म करने की वो कोशिश करेंगे, तो उनको प्रोत्साहित करेगा। सी भी आपका ऑप्शन सही है, यानी समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, यानी अगर बच्चे क्या ग्रुप में सीख रहे हैं, ग्रुप लर्निंग जो हो रही है, तो बच्चे का प्रोग्रेस होगा, बच्चे एक दूसरे से इंटर रिलेट मतलब कनेक्ट करेंगे चीजें, और साथ ही साथ उनमें सहयोग की भी भावना जो है वो प्रेरित होगी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन सही है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 वे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो पहला है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। तो इसमें आपका आंसर जो है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है और आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रभावशाली जो संसाधन है परिवार के सदस्य होंगे, समुदाय के भी सदस्य होंगे और साथ ही साथ समाचार पत्र भी होंगे। इससे क्या समाचार पत्र यानी न्यूज से क्या हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत कुछ जो है नया सुनने को मिलता है कि हाँ आज कहाँ पे क्या हो गया। तो परिवार के सदस्य भी हुए और समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली जो है संसाधन है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 पे अगला है, निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो पहला है वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, ज्ञात से अज्ञात और ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें आपका 82 जो है, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से अज्ञात की तरफ क्यों ले जाना है? क्योंकि क्लासरूम में अगर बच्चा एक आया है तो ये तो नहीं वो कुछ जानता नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जानता होगा, अपने इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ वो लेके आया होगा। तो हमको क्या करना है, अगर आप कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं पढ़ाने को क्लासरूम में, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि बच्चे को कितना आता है, बच्चे को इस टॉपिक में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इंटरेस्ट है या नहीं है वो कहाँ से पता चलेगा? पहले आप उसी से रिलेट करके थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे बच्चों को कि हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इससे में बच्चा जो इंटरेस्ट लेगा, जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं भी ले रहे होंगे वो भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमको देखना है कि बच्चे को कितना आ रहा है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से बच्चे को कितना आ रहा है, तो आप उस आधार पे पढ़ाएंगे। यानी मान लीजिए अगर कोई एक टॉपिक आपने शुरू किया, उसमें बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कोई बच्चा, एक दो बच्चे जिनको थोड़ा बहुत पता है भी है, बाकी कुछ भी किसी को नहीं पता, तो आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी ऐसे शुरू करेंगे कि बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा तो बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर बच्चे को थोड़ा बहुत आ रहा है,
आपने पहले मतलब थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए या फिर जानकारी दी, तो आपको पता चला कि बच्चों को इस बारे में आ रहा है थोड़ा बहुत, तो आप उस हिसाब से अपनी लर्निंग स्टार्ट करेंगे, अपनी मतलब मेथड अपना प्रयोग करेंगे, अपनी टीचिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ हमको ले जाना होता है बच्चे को। पहले आपको ये पता चले कि बच्चे को एटलीस्ट इस टॉपिक के बारे में कितना आता है, उसको आता भी है या नहीं आता है। अगर उसको नहीं आता है तो पहले आप समझेंगे कि आता है कि नहीं, नहीं आ रहा तो आप उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। अगर थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो आप उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। आपको इससे ये भी आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को इंटरेस्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले जो बेस्ट होता है मेथड वो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्राइमरी स्तर में तो बिल्कुल भी है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ही ले जाना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। ठीक है, लास्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें पहला है पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, या फिर वर्णन अभिलेख, या फिर वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो 83 जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण आपका नहीं होगा, क्योंकि आकलन का साधन नहीं है। तो आपका वार्षिक उपलब्धि परीक्षण यानी जो एग्जाम होते हैं वार्षिक, तो उनके उपलब्धि परीक्षण से जो है आकलन का कोई मतलब नहीं, यानी बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है उससे नहीं पता चलेगा। लेकिन पोर्टफोलियो में सब कुछ होता है, बच्चे जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं पूरे वर्ष में वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। तो इससे पता चल जाएगा बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है। ठीक है, क्रम निर्धारण मापनी, इससे भी पता चल जाएगा। जो वर्णन अभिलेख, इससे भी पता चलेगा बच्चा जो अगर किसी चीज को, किसी घटना को वर्णन कर रहा है या फिर लिख रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे में मतलब जो क्रिएटिव मतलब है या नहीं है, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग है या नहीं है। क्योंकि अगर उसको घटना जो पता है, अगर वो सेम वैसे ही आपको बता रहा है कॉपी करके, तो उसमें बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड कर रहा है, कुछ अपनी राय दे रहा है, तो उसमें है थोड़ा बहुत क्रिटिकल थिंकिंग होगी। लेकिन इसमें पूछा है नहीं, तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, यानी कि ईवीएस का जो है असेसमेंट होना है, तो किसको आप दूर रखेंगे। तो पहला है बच्चों के उत्तरों की सही या गलत में जो है आंकना, या फिर कक्षा जो है 5th के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या जो है सीखा पर चर्चा, या फिर आकलन के संकेतों का उपयोग, या फिर बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो 84 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के उद्देश्यों को सही या गलत में आंकना। इसमें क्या है, आपको बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर आकलन कर रहे हैं, आप अगर असेसमेंट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं देखें कि बच्चे कितना मतलब सही है या गलत है। आप उनको क्या गलत और सही रैंक नहीं करेंगे, बच्चों को क्या है लेबल आपको नहीं करना। तो इससे बच्चों को हमको दूर रखना है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 85, इसमें बात कही गई है कक्षा 5th का बच्चा है, यानी कक्षा 5th की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती हैं, यानी कक्षा 5th की एक टीचर है, वो क्या कर रही हैं, क्रियाकलाप करने वाली हैं, यानी एक्टिविटी करने वाली हैं, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती हैं और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, यदि शिक्षक ऐसी एक्टिविटी कर दे तो बच्चे उससे सीख जाएंगे। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है बच्चे वेट करेंगे, फिर जब चींटी आएगी या फिर नहीं भी आएगी तो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ चींटी आई या नहीं आई, फिर कैसे क्या हुआ, तो बच्चे उस पर चर्चा भी क्लासरूम में करेंगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 86, इसमें बात कही गई है नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए, यानी कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा है, बतख है, मछली है। इस सूची में से कौन सा जो है एक दूसरे से भिन्न है। तो इसमें आपका जो है 86, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो कौवा है वो भिन्न है, क्योंकि कछुआ, घड़ियाल और आपका बतख और मछली ये सब क्या है पानी में रहते हैं, लेकिन जो कौवा है वो पानी में नहीं रहता है। तो इस वजह से कौवा जो है वो अलग हो जाएगा। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन 87, इसमें आपको मैच करना है, यानी कि 87 जो इसमें मैचिंग करना है। इसमें कॉलम ए दिया गया और कॉलम बी दिया गया है। तो इसमें आपका जो पहला है
इसमें ये बताया मतलब बताना है कि कौन सा खाना कहाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पहला है हांगकांग, ये कहाँ का है? तो आपका है पकाया हुआ सांप, यानी पका हुआ जो सांप होता है उसको कहाँ खाते हैं? हांगकांग में खाते हैं पके हुए सांप को। ठीक है, अगला है केरल, तो केरल में आपका क्या होता है? किसी भी करी के साथ जो है उबला टेपियोका, तो ये इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए का जो है वो 5 आंसर होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि ए में 5 कहाँ है, तो यहाँ पे तो 3 में ए में 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला देखते हैं केरल, केरल में ए दिया गया था यानी कि जो टोपियोका था। ठीक है, टेपियोका था, तो ए का जो है बी का फर्स्ट आपको सेकंड में ही दिख रहा है, तो आप ऐसे भी टिक कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है और भी ऑप्शन जो है मैच कर लेते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट का जो है यानी सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन आपका सही है। लेकिन सी जो दिया गया कश्मीर, कश्मीर में आपका होगा नारियल के तेल में बनी जो है समुद्र की मछली, तो इसमें आपका ए ऑप्शन होगा। अगला है 87 जो था आपका 2 ऑप्शन सही है, और डी जो है गोवा, गोवा में क्या होता है? सरसों के तेल में बनी मछली। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 मिनट, ये ऑप्शन थोड़ा सा इसमें यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, क्योंकि सी का सेकंड होना चाहिए। 1 मिनट, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बाकी तो ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट का 5 हो जाएगा। ठीक है, और आपका केरल का भी फर्स्ट हो जाएगा। कश्मीर जो है, कश्मीर में क्या होता है? सरसों के तेल में मछली पकाई जाती है, लेकिन गोवा जो होता है, गोवा में नारियल के तेल में पकाई जाती है मछली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सरसों के तेल में कहाँ मछली पकती है, तो वो आपका कश्मीर हो जाएगा। गोवा जो है, गोवा में नारियल के तेल में जो मछली पकाई जाती है, तो इसमें आपका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है वो तो आपका 2 ही ऑप्शन दिया गया है, तो आप 2 ही ऑप्शन टिक करिएगा अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 88, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी जो है प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, यानी झटके से क्या करती है? मूव कर रही होती है आगे पीछे, तो उल्लू है, कौवा है, बतख गौरी है, यानी बसंत गौरी है, या फिर मैना है। तो सिंपल सी बात है, आपका मैना हो जाएगा, क्योंकि मैना ही एक ऐसी चिड़िया है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे मूव कर रही होती है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 पे चलते हैं। 89 है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो पहला है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छत जो है कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, यानी राजस्थान में जो है ऐसे घर पाए जाते हैं। या फिर मनाली में घर जो है बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। या फिर लेह में पत्थर के 2 मंजिल जो घर बनाए जाते हैं। ठीक है, नीचे की मंजिल पर जो है जरूरत का सामान और जानवर रखे जाते हैं। तो 89 जो है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन तो आपका सही है, लेकिन आपका फर्स्ट भी ऑप्शन सही है। मनाली में जो है बांस के घर नहीं पाए जाते, बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, क्योंकि राजस्थान में जो है मिट्टी के घर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका सही था। सी भी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो लेह लद्दाख है वहां पर पत्थर के घर मिलते हैं, और 2 मंजिल के होते हैं। निचली मंजिल जो होती है उसमें जरूरत की सामान्य होती है और जानवर रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ए और सी सही है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका गलत है। यानी बांस के जो घर पाए जाते हैं वो मनाली में वो असम में पाए जाते हैं। वो भी क्या होता है, ऐसे ऐसे डंडे लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर घर बनाया जाता है। इससे क्या होता है, वहां बारिश होती है तो बारिश का पानी नीचे रह जाता है, घर जो है डूबते नहीं है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाथी जो है वो ज्यादा आराम नहीं करते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो ये भी सही है। अगला है, इन्हें खेलना पानी और कीचड़ में जो है पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है
इससे इनके शरीर की जो ठंडक मिलती है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि सी। और आपका ए मतलब सी डी ए, यानी कि सी भी सही है और डी भी सही है और आपका ए भी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि 100-200 नहीं है, शायद आई थिंक 100 है। ठीक है, तो 100 किलोग्राम खाता है, तो इसमें आपका पत्तियां खाता है, तो इसमें आपका ए सही है, सी सही है और डी सही है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो हाथियों के झुंड में बुजुर्ग हथनी होती है वही सारे फैसले ले रही होती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे, ईवीएस का पूरा एक सेट था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्लास डेली आपको 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे, और साथ ही साथ 5 बजे की क्लास। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि 30 ऑफ आपके कितने सही हुए हैं। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए और कितने आपके सही बन पा रहे। क्योंकि ये जो सेट था बहुत अच्छा था, आपने खुद ही देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे, हर चैप्टर से इंक्लूड किए गए थे इसमें। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि दिशा से हो गया, मैप से एक क्वेश्चन था, औसत चाल से था। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की क्या करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, एग्जाम हॉल में समय आपका बचेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन अब हम लोग डेली करने वाले हैं, कंटेंट सारा कंप्लीट हो चुका है, तो इस वजह से अब हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।